तो हम लोग बातचीत कर रहे थे परिवार का बदलता स्वरूप। देखिए, दो चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है मुख्य परीक्षा का उत्तर लिखते समय। पहली बात कि चूंकि शब्दों की सीमा होती है तो बहुत सारा आपको समाजशास्त्र का ज्ञान उसमें नहीं मिलना है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है वो ये कि शब्द सीमा के अनुरूप, शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए, उसको दृष्टिगत रखते हुए आपको क्वेश्चन में पूछे जाने वाली इंफॉर्मेशन को उसी लयबद्धता के साथ परोसना है, लिखना है, ठीक है, प्रस्तुत करना है। अब हर दूसरे साल करीब करीब ये यूपीएससी में भी मोर और लेस, और पीसीएस में तो स्टेट लेवल पर तो हर दूसरे साल ये एक तरह का प्रचलन हो गया है, प्रैक्टिस है कि विवाह और परिवार के जो चेंजिंग पैटर्न्स हैं, जो उनका बदलता स्वरूप है, जो उदयमान प्रवृत्तियां हैं, उस पर एक सवाल कोई पूछा जाता है। तो समाजशास्त्र में क्योंकि समाज परिवर्तनशील है, बदल रहा है, ये आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। परिवर्तित परिदृश्य में जो नए कारक खासकर से प्रभावित कर रहे हैं परिवार रूपी संस्था को, परिवार रूपी समिति को, उन कारकों का उल्लेख विशेष रूप से अगर आप करें तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। रटा रटाया या पुराने वर्जन में आंसर नहीं लिखना, वो बिल्कुल अप्रिशिएबल नहीं होता। ठीक है, तो अब बदलता स्वरूप में एक प्रश्न ये आता है कि क्या भारत में परिवार में संयुक्तता क्या समाप्त हो रही है? तो पहली बात, भारत में परिवार की संयुक्तता कम या अधिक हो सकती है। थोड़े समय के लिए प्रभावित हो सकती है, लेकिन समाप्त नहीं हो सकती। पहली बात तो एकदम क्लियर फंडा अपने दिमाग में आप रखिए। दूसरी बात कि अगर समाप्त नहीं हो रही है तो जो नए वैश्वीकरण के कारण जो नए उदयमान कारक हैं, जैसे क्रच, जैसे लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है, जैसे समलिंगी विवाह, ये क्या परिवार रूपी व्यवस्था को, देखिए दो चीजें हैं। संयुक्तता की भी हम बात कर रहे हैं इसी में, और परिवार के मूलभूत चरित्र में संभावित परिवर्तन पर भी हम उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उसमें किस स्तर का परिवर्तन और किस तीव्रता से होने वाले परिवर्तन, कौन कौन से कारक उसमें उत्तरदायी हैं। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर परिवार में संयुक्तता नहीं समाप्त हो रही है तो फिर क्या क्या बात है, फिर इतनी चर्चा का विषय क्यों, हम बातचीत क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि अगर संयुक्तता नहीं समाप्त हो रही है लेकिन प्रभावित भी हो रहा है, तो समाजशास्त्रियों का वो स्पष्ट मत है कि वैश्वीकरण का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है, मैंने 3 मूलभूत वैश्वीकरण के पूरे परिवेश में जो 3 मूलभूत कारक उभर के आए हैं, समलिंगी विवाह, लिव इन रिलेशनशिप और क्रच व्यवस्था। क्रच मतलब जहां पर वर्किंग वुमेन्स, जहां पर कामकाजी महिलाएं अपने छोटे बच्चे को शिशु देखभाल केंद्र, जिसको कहा जाता है हिंदी में, वहां छोड़कर जाती हैं और उनको वो मासिक भुगतान करती है, घंटे के हिसाब से भुगतान होता है, और वहां पर शिशु की हर तरीके से देख रेख की जाती है। ठीक है, तो अब इस तरीके से तो एक संस्था और है किबुट्स, जो इजराइल के किबुट्स हैं, वहां पर भी अगर आप वहां जाइए, मेंबर बन जाइए उसके, मतलब इजराइल के लोग खासकर हैं, बाहरी लोग तो खैर सदस्य उसके नहीं बन सकते, तो वहां पर वो आपकी जितनी भी मासिक आय है वो किबुट्स के खाते में चली जाती है, और वहां पर किबुट्स आपको रहने और खाने और आपकी आवश्यकताओं की हर चीज, है ना, का ध्यान रखता है।
तो वो एक कम्युनिटी फीलिंग के साथ एक पारिवारिक माहौल में वहां आप उसके सदस्य बनकर रह सकते हैं। तो इसीलिए आप देखिए कि इजराइल में न तो विधवा आश्रम है और न तो वृद्ध आश्रम है, ठीक है, क्योंकि वहां इस तरह की समृद्ध संस्थाएं हैं, समृद्ध परिवेश से युक्त संस्थाएं हैं, जो अब जैसे यहाँ पर वृद्धाश्रम है या वृद्धाश्रम है, तो वहां पर भी सीनियर सिटीजन जो है वो सन्नाटे का शिकार, एकाकीपन का शिकार हो सकता है। तो ये एक चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है आज के परिदृश्य में, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निस्संदेह नाभिकीय परिवारों की मात्रात्मक वृद्धि हुई है, लेकिन भारत में परिवारों की संयुक्तता समाप्त हो रही है, ऐसा नहीं। तो फिर क्या हो रहा है? तो भारत में जो, अगर हम परिवर्तनों के परिवेश में देखें तो संयुक्तता की जब बात आती है तो संयुक्तता कम हुई है, यह एक प्रश्न है। कम हुई है कि नहीं? देखिए, संयुक्तता कम नहीं होती है, केवल जो कम होता है वो है कट ऑफ पॉइंट। कट ऑफ पॉइंट, ध्यान रखिए, और ये देखिएगा यूपीएससी में भी। तो अब ये कट ऑफ पॉइंट है क्या? ठीक है, कट ऑफ पॉइंट को समझने का प्रयास हम लोग करें। देखिए, वृहद संयुक्त परिवारों के स्थान पर अब 2 पीढ़ियों वाला या ऐसा ही स्थानीय रूप से कार्य करने वाला प्रभावी लघु संयुक्त परिवार है, ठीक है। अब एकल विखंडित परिवार भी आ रहा है, जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे हैं, लेकिन वह पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि प्रकारात्मक रूप से वह पिता या भाई जैसे प्राथमिक नातेदारों पर निर्भर है। यानी कि अगर आप पंजाब से या जम्मू से या दिल्ली से या हरियाणा से या उत्तर प्रदेश से या उत्तराखंड से मेरे इस व्याख्यान को सुन रहे हैं, तो आपके प्रदेश से आपके परिवार का कोई सदस्य अगर गुजरात कमाने गया है, तो वो अपने पत्नी और अविवाहित बच्चों को साथ में लेकर गया है, तो वो उस वहां पर जाकर उसको वहां बस जाने को कहेंगे कि वो वहां पर जो उसका बसावट है वो क्या है? वो एकल परिवार है, विखंडित परिवार नहीं है, एकल परिवार। ठीक है, विखंडित का मतलब होता है किसी तनाव या वैमनस्य के कारण जाना परिवार का, बट वो तो नौकरी के लिए गया है और पूरे परिवार ने सप्रेम उसको विदा किया है, ठीक है, कि वो वहां जाकर कुछ रोजगार करेगा, कमाएगा और परिवार को सपोर्ट करेगा। परिवार को सपोर्ट करेगा, ये आता है, इसका संबंध है कट ऑफ पॉइंट से। समझिए जरा सच बात को, और आपको मुख्य परीक्षा में इन्हीं को रेखांकित करना है, बाकी इंफॉर्मेशन को नहीं उड़ेलना है। प्रतियोगी परीक्षाओं की अपनी एक अलग मांग होती है, और सोशियोलॉजी का प्रस्तुतिकरण का जो एक तरीका होता है वो भी थोड़ा सा इतर होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब परिवार की बदलते स्वरूप की बात होती है, तो पहली चीज संयुक्तता कम हो रही है, प्रश्न में भी ये पूछ सकता है या प्रश्न इसी पर फोकस करते हुए आ सकता है। तो संयुक्तता कम नहीं हो रही है, सबसे बड़ी जो चीज हो रही है वो कट ऑफ पॉइंट परिवर्तित हो रहा है। कट ऑफ पॉइंट कम नहीं हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ये कम भी हो सकता है, ये बढ़ भी सकता है। जैसा एक एग्जाम्पल से मैं जो समझा रहा हूं आपको, उसको समझिए। तो वो परिवार गया गुजरात में, वहां किसी फैक्ट्री में या स्वरोजगार में संलग्न हो गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? वहां पर वो साल 2 साल संघर्ष करके अपने को जमाएगा, और जमाने के बाद फिर वो बचत करना शुरू करेगा। और फिर जब वो होली और दिवाली, 2 प्रमुख त्योहारों पर, और अगर किसी दूसरे धर्म का है तो उस धर्म के अनुरूप जो बड़े त्योहार हैं उस पर जब वो लौटेगा अपने घर, तो वो अपने पूरे घर वालों के, परिवार के सदस्यों के लिए ढेर सारी सामग्री लेकर लौटेगा, और कमाया हुआ कुछ नगद पैसा जो कि वो सपोर्टिव मनी हो उसके परिवार के लिए। मान लीजिए घर का मकान उसको बनवाना है, तो ला के अपने पिता को देगा कि लीजिए पिताजी, ये 1 साल की 1 लाख रुपया कमाई है, थोड़ा सा एक कमरा ठीक करवा लीजिए, अगले बार एक कमरा और ठीक करवा। ऐसा होता है कि नहीं होता है?
राजकुमार? जी सर। यही होता है ना? जी ऐसा ही होता है ना? जी सर, यही होता है। तो आप तो समझिए कि संयुक्तता कहां कम हो गई। अगर उस परिवार के दो बच्चे, महेश और सुरेश, दोनों सगे भाई हैं, एक चला गया गुजरात, एक चला गया पंजाब, दोनों रात को फोन करते हैं कि हाँ अम्मा कैसी हो, ठीक हो? हाँ बाबूजी दवाई खाए कि नहीं खाए? हाँ बाबूजी दवाई नहीं खा रहा है तो कल डॉक्टर को दिखा दीजिएगा, तबीयत खराब हो गई है। अब वो वहां से बैठ के, गुजरात से बैठकर उत्तर प्रदेश के अपने गांव में वो चीजों को मॉनिटर कर रहा है, रोज बात करता है वीडियो कॉल पर। अब तो स्मार्टफोन सबके पास है करीब करीब, है कि नहीं है नम्रता? यस सर। नहीं है ना? सर है। तो अब आप सोचिए, वो अपनी अम्मा को बताता है कि भाई आप कल ऐसा करिए, ठीक है? तो ये जो सोशियोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, इसमें कहीं भी परिवार की संयुक्तता कम हो रही हो ऐसा बोध कहीं से दृष्टिगत नहीं होता, ठीक है? तो ये क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि वो निर्भर है और पिता निर्भर है अपने बेटे पर, जो कि दोनों बाहर कमा रहे हैं और दोनों वेल कनेक्टेड हैं। अब देखिए यहाँ पर अब आप ये एक प्रश्न यहाँ पर उभरता है, और इसका जो भी उत्तर होगा वो आपके संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के उत्तर का हिस्सा अवश्य होना चाहिए। बाकी आपको कोई कूड़ा कबाड़ा चीज नहीं लिखनी है, लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है? वो MA BA में लिखते हैं तो नंबर आपको मिलता है। यही फर्क है एकेडमिक्स में और सिविल सेवा के उत्तरों के लेखन में, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात कि प्रकारात्मक एकता दृष्टिगत होती है। ये कौन सी एकता है? प्रकारात्मक एकता है, फंक्शनल यूनिटी है। पॉइंट्स नोट करते रहिए, समझते रहिए। बाकी मटेरियल अभी चूंकि कुछ मटेरियल आपको भेजना भी है, मेरे संज्ञान में है, तो अभी आज बहुत सारे मटेरियल्स आपको मिलेंगे, है ना? हमारे इंस्टीट्यूट की चेंज आई की तरफ से अभी PDF में आज हमने निर्देशित कर दिया है, तो आपके टेलीग्राम पर्सनल ग्रुप पर वो PDF अभी पहुंचेगा, ठीक है, आफ्टर द क्लास। तो प्रकारात्मक एकता, फंक्शनल यूनिटी, है ना? फंक्शनल यूनिटी है कि वो बेटा वहां पर है, लेकिन बेटे का फंक्शन क्या है? अपने बुजुर्ग, अपने परिवार को सपोर्ट करना, इकोनॉमिकली, इमोशनली। वो टेलीफोन पर पूछना कि अम्मा अम्मा बाबूजी दवाई खा रहे हैं नहीं, बाबूजी की तबीयत कैसी? ये भावनात्मक एकता है। तब मां कहेंगी नहीं बबुआ, वो दवाइयां खत्म हो गई है ना, तो कहेगा व्हाट्सएप पर भेजिए हमको परसों, और वो वहां से खरीद कर 1 महीने की दवाई अपने बाबूजी की वो कुरियर करवाएगा। समझ रहे हैं? ये क्या हो गया? एक बेटे का प्रकार है, क्योंकि वो मानसिक रूप से जुड़ा हुआ है अपने परिवार से, ये उसकी प्रकारात्मक एकता हो गई। अद्भुत है भारतीय परिवार, ठीक है? क्लियर हो गया? आप बुनियादी चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पर बीच में आप बोलते रहिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, तो फिर मैं बड़े ही क्रमबद्ध तरीके से इसके अगले पायदान की ओर प्रस्थान करूं। बताइए। जी सर, क्लियर हो गया सर, समझ में। तुम वरुण अपना बढ़िया नेटवर्क इस्तेमाल करो। होने वाले SDM का नेटवर्क इस तरह से गड़बड़ा रहेगा तो पूरा स्टेट का प्रशासन गड़बड़ा जाएगा, है? सर मेरे इलाके में कंपनी सबका सर नेटवर्क प्रशासनिक अधिकारी से, प्रशासनिक अधिकारी का नेटवर्क और वर्क दोनों ठीक होना चाहिए, ठीक है? सर प्रकारात्मक एकता एक बार फिर से। क्या राजकुमार? सर प्रकारात्मक एकता एक बार फिर से समझा दीजिए। देखिए, प्रकारात्मक एकता का सिद्धांत ये है, मैंने कहा कि एक परिवार है, राजकुमार को उदाहरण मानते हुए, राजकुमार के घर का है या राजकुमार के गांव का है,
कॉन्सेप्ट को समझिएगा सोशियोलॉजी में, तो कभी भी आपको मुख्य परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी। तो राजकुमार ने प्रश्न किया, तो राजकुमार के गांव का उदाहरण देते हैं, कोई भी गांव हो सकता है। उस गांव में एक परिवार है, उसके 2 बेटे हैं, महेश और सुरेश। महेश गया पंजाब कमाने, सुरेश गया गुजरात कमाने। माँ बाप और एक छोटा भाई है घर पर, एक बहन है, इसकी शादी होनी। ये एक मोटा मोटी चरित्र उभर कर आता है भारतीय ग्रामीण परिवार का, कुछ मोर और लेस ऐसे ही। तो अब वो वहां पर जब जाते हैं अपने पत्नी बच्चों के साथ, दोनों विवाहित हैं, तो क्या होगा, वहां जाकर दोनों जमेंगे, 6 महीना उनको जमने में लगता है, उसके बाद फिर बचत करते हैं। अब फिर जब वो अपने त्योहारों पर लौटते हैं, होली पर और दिवाली, 2 बड़े त्योहारों पर, आप देखिए वहां से दूसरे स्टेट्स में काम करने वाले प्रवासी कामगार वो अपने मूल गांव लौट कर आते हैं 1 हफ्ते 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, जैसा मतलब जिसका शेड्यूल परमिट करता है। तो जब वो लौट कर आते हैं तो अपने पूरे परिवार के लिए कपड़ा खरीद कर लेकर आएंगे, कुछ नगद पैसा भी, अगर अच्छी आमदनी है तो 1-2 लाख रुपया भी लेकर आते हैं। मालूम पड़ा कि अगर बहन की शादी करनी है तो अपने पिताजी को देते हैं, पिताजी दोनों भाई ने अगर 1-1 लाख दे दिया, ये हुआ भाई बहन की शादी सुनी पड़ जाए। ठीक है, तो अब यहां पर मामला क्या है कि हम जब संयुक्तता की बात करते हैं, तो संयुक्तता की बात करते समय हमको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि संयुक्तता का मतलब ये नहीं है कि सुरेश और महेश अब उसे एक छत के नीचे नहीं रहते, तो अब वो विखंडित हो गए। ठीक है, एक पंजाब में जाकर पति पत्नी और अविवाहित बच्चे के साथ रह रहा है, वो उसका नाभिकीय परिवार का स्वरूप है, जो वहां पर बसावट उसकी हुई है। एक गुजरात में रह रहा है, तो उस वहां पर भी जो उसकी बसावट है वो नाभिकीय परिवार की है। लेकिन मुद्दा है कि संयुक्तता क्या क्षतिग्रस्त हुई है या कम हुई है, तो संयुक्तता का कट ऑफ पॉइंट बदला है। यह प्रेम दोनों बच्चों की उस छत के नीचे रहने के साथ भी हो सकती थी, तो कट ऑफ पॉइंट ज्यादा होता, कट ऑफ पॉइंट कम हो सकता है, लेकिन संयुक्तता 0 नहीं है। मोर और लेस भारत में परिवारों की संयुक्तता 0, शून्य नहीं हो सकती, नगण्य नहीं हो सकती। ठीक है, हम दोनों शून्य और नगण्य दोनों ही हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप इसको मैथमेटिकली समझिए या साहित्य की भाषा में समझिए, नहीं संभव है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि दोनों दूर रह रहे हैं, तो वहां पर प्रकारात्मक एकता के माध्यम से वो कट ऑफ पॉइंट और वो संयुक्तता का बोध आप देखिए समझ में आता है, क्योंकि वह दूर रहकर भी रोज अम्मा से पूछता है कि बाबूजी दवाई खाए कि नहीं खाए, रोज वो अम्मा से पूछता है कि बाबूजी की तबीयत कैसी, रोज वो वीडियो कॉल से अम्मा बाबूजी से 10-10 मिनट बात करता है। अम्मा बाबूजी को भी इंतजार रहता है कि बेटवा का फोन आएगा, बहुआ का फोन आएगा, बहुरिया का फोन आएगा, छोटे छोटे जो पोता पोती है उनका फोन आएगा। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये जो कम्युनिकेशन है, ये दूर रहने पर भी ये भावनात्मक एकीकरण है। लेकिन वो दूर रहकर भी अम्मा से पूछता है कि अम्मा कहते हैं भाई बाबूजी की दवाई खत्म होने वाली है या खत्म हो रही है, तब वो कहता है कि व्हाट्सएप पर, देखिए टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग हो रहा है, व्हाट्सएप पर हमको पर्चा भेज दो, रुपया खींच के, गुड़िया से कह दो तुम तो मोबाइल नहीं चला पाओगी अम्मा, और वो खींच के भेज देगी, और वो वहां पर से 1 महीने की दवा खरीद कर कुरियर कराता है अपने गाँव को, ताकि बाबूजी की दवा में कोई व्यवधान या कोई गैप ना आवे। ये जो उसका रोल है बेटे का, दूर रह कर, ये प्रकार एकता है। बेटे रूपी प्रकार को संपादित कर रहा है पंजाब से, गुजरात से, रहने वाला है उत्तर प्रदेश के किसी गांव का। ठीक है राजकुमार जी सर। तो ये है पूरा संयुक्तता, कट ऑफ पॉइंट, प्रकारात्मक एकता। अब हम इतनी बात आपको समझाए कि परिवार का बदलता स्वरूप क्या है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग और दूसरे आयोगों में थोड़ा नंबर देने के पहले कुछ तलाशते हैं। तो आइए जरा सा कुछ और सामग्री हम आपको बतावें कि किस तरीके से आपको उत्तर को क्राफ्ट करना है। तो पहला है, 2 पैरामीटर हम चुनते हैं, संरचनात्मक और अंतःक्रियात्मक, यानी कि संयुक्तता में परिवर्तनों की बात। हमने कहा कि कट ऑफ पॉइंट में बदलाव हो रहा है और आपको लिखना भी यही है, लेकिन हम इसको देखें क्या, कौन सा पैरामीटर है, कौन सा मापदंड है
है ना। हम एग्जामिनर को कैसे संतुष्ट करें? हमको विद्वान नहीं बनना, हमको एग्जामिनर को संतुष्ट करना है, उससे नंबर लेना है। फिलहाल अभी जिस पर्पज से आप क्लास कर रहे हो उसका मूलभूत उद्देश्य वही है। तो उस उद्देश्य को सेंटर में रखते हुए हम दो पैरामीटर की बात करेंगे, और उस दो पैरामीटर यानी कि संरचनात्मक पहला और दूसरा अंतःक्रियात्मक, इन दोनों पर जांचने का प्रयास करेंगे कि संयुक्तता में क्या बदलाव आया है। पहला है संरचना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रक्चरल। ठीक है। अब इससे पहले कि हम आपको उस पर कुछ चीजें डिस्कस करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट कर लें, बाकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। नम्रता, यस सर। नोट करो। आईपी देसाई ने गुजरात के महुआ नगर में अपने अध्ययन के आधार पर यह पाया कि संयुक्तता के घेरे के भीतर नातेदारी संबंधों का दायरा छोटा होता जा रहा है। हालांकि एकलता बढ़ रही है और संयुक्तता घट रही है। हालांकि एकलता बढ़ रही है और संयुक्तता घट रही है। के.एम. कपाड़िया ने गुजरात के नवसारी शहर के अध्ययन के दौरान गुजरात में नवसारी शहर के परिवारों के अध्ययन में यह पाया कि ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवारों का अनुपात लगभग उतना ही है जितना कि एकल परिवारों का। जाति के दृष्टिकोण से गांवों में क्या लिखा? सर जाति के दृष्टिकोण से गांव में उच्च जातियों में प्रमुखतः संयुक्त परिवार है, जबकि निम्न जातियों में एकल परिवार अधिक है। कपाड़िया का यह स्पष्ट मत था कि संयुक्त परिवार संरचना एकल नहीं हुए। देखिए अब ये कपाड़िया स्पष्ट अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है,
कुछ स्टडीज 4 दशक 5 दशक पुरानी है, थोड़े बहुत परिवर्तन आए हैं, लेकिन वो जो परिवर्तन का जो गैप है, उस गैप को हम कट ऑफ पॉइंट से समझने का प्रयास कर रहे हैं, प्रकारात्मक एकता से समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो मूलभूत चीजें हैं वो इन अध्ययनों से, बेसिक्स जो है, बुनियादी बातें स्पष्ट हो रही हैं। ग्रामीण व शहरी परिवार संरूपों में अंतर, उसी में लिखिए कपाड़िया वाले, ग्रामीण व शहरी परिवार, ग्रामीण व नगरीय परिवार संरूपों में अंतर आर्थिक कारकों द्वारा, जाति संरूपों में के परिवर्तनों का परिणाम है। जाति संरूपों के परिवर्तन का परिणाम है। एलिन रॉस ने बेंगलोर के अपने अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट किया। एलिन रॉस, एलिन रॉस, ठीक है, एलिन रॉस ने बेंगलोर के अपने अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट किया कि परिवार के स्वरूप की प्रवृत्ति पारंपरिक संयुक्त परिवार से एकल इकाइयों की ओर मिलती है। और लघु संयुक्त परिवार पारिवारिक जीवन का प्रारूपिक, प्रारूपिक मतलब टिपिकल स्वरूप है। ठीक है, एम शाह, पैरा चेंज कर देंगे, हर थिंकर पर पैरा चेंज हो जाएगा। एम शाह ने गुजरात के अपने अध्ययन के आधार पर यह पाया कि एक तिहाई परिवार सम्मिश्रित और 2 तिहाई सरल थे। शाह ने ग्रामीण भारत में संयुक्त परिवार प्रथा के टूटने की प्रक्रिया की ओर भी संकेत किया है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाउलिन कोलेंडा, बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय। पाउलिन कोलेंडा ने अपने अध्ययन के आधार पर यह पाया कि संयुक्त परिवार निम्न तथा भूमिहीन जातियों की अपेक्षा, संयुक्त परिवार निम्न तथा भूमिहीन जातियों की अपेक्षा
उच्च तथा भूमि धर जातियों में अधिक है। इनका स्पष्ट मत है कि संयुक्त परिवारों के अनुपात में क्षेत्रीय अंतर दृष्टिगत होता है। इनका स्पष्ट मत है कि संयुक्त परिवारों के अनुपात में क्षेत्रीय अंतर दृष्टिगत होता है। देखिए, सब इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं। जब आप 4-5 केस स्टडीज कोट कर देते हैं, तो जिस तरीके से भारतीय राज्य व्यवस्था के उत्तर को लिखते समय, इंडियन पॉलिटी के आंसर्स को लिखते समय आप आर्टिकल्स और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस के माध्यम से अपने उत्तरों को जस्टिफाई करते हैं, तो ये जो केस स्टडीज होती हैं, इनका रोल वही है। ठीक है, क्षेत्रीय अंतर दृष्टिगत होता है। मध्य भारत और पूर्वी भारत की अपेक्षा मध्य भारत और पूर्वी भारत की अपेक्षा गंगा के मैदान में संयुक्त परिवार अधिक अनुपात में है। ठीक है, पैराचेंज। परिवार में होने वाले परिवर्तनों को, परिवार में होने वाले सभी संरचनात्मक परिवर्तनों को एक साथ देखने पर निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं। पॉइंट नंबर 1। अब देखिए, पॉइंट वाइज जब आप करेंगे, मैं इस बात को हमेशा सुझाव देता हूं अपने एंड से कि आईएएस की परीक्षा में फोबिया लेकर नहीं आंसर लिखना चाहिए सोशियोलॉजी का। प्रश्न पूछा गया है और जो प्रश्न पूछा गया है यह हिंदी भाषा पर, खासकर मैं इस बात को कहना जरूरी है कि एक भय होता है ऊपर लिखते समय कि हम किस तरीके से लिखेंगे, तो उस भय को दूर करिए और हिंदी का जो स्तर है, और हिंदी में भी चीजें वही काम करती हैं जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा यूज करता है, और वो है यथास्थान पर आपको किस स्टडीज को कोट करना है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, हम आपकी बात क्यों माने कि भारत में संयुक्तता खत्म नहीं हुई है या जीरो नहीं हुई है? तो आप कैसे स्पष्ट करेंगे? आपके पास क्या तर्क होगा? तो केस स्टडीज एक तरह का, आप जो उत्तर लिखते हैं उस जुड़े हुए प्रश्न में, पूछे गए प्रश्न से जुड़े हुए विषय पर, तो उसको, उसका एक जस्टिफिकेशन करता है, उसको जस्टिफाई करता है ना। और जब केस स्टडीज के माध्यम से आप जस्टिफाई करते हैं, सत्यापन करते हैं, तो फिर आप मजबूर करते हैं एग्जामिनर को कि वो आपको अंक दे ही। ठीक है, तो क्रमबद्धता जो मैंने आपको लिखवाया है, इसमें एक बात का ध्यान रखिए, क्रमबद्धता क्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बॉडी पार्ट के आखिरी हिस्से में आपके स्टडीज लिखी, तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, बॉडी पार्ट में अगर इस तरह की चीजें लिखनी है तो पहला हिस्सा के स्टडी को डिवोटेड होना चाहिए, दूसरा हिस्सा फिर अल्टीमेटली आप उसको कॉन्साइज करिए कि क्या अल्टीमेटली उनके स्टडीज से आप निकालना कहना चाह रहे हैं। तो पहला यह है कि यह सही है कि लिखिए, विखंडित परिवारों की संख्या में वृद्धि हो रही है। विखंडित परिवारों की संख्या में वृद्धि हो रही है, परंतु अलग अलग रहते हुए भी वे अपने पैतृक परिवारों
के प्रति अपने दायित्व को पूरा करते हैं। पॉइंट नंबर 2, परंपरागत ग्रामों में संयुक्तता अधिक है। अब आप यहां पर एक प्रश्न कर सकते हैं कि सर ये परंपरागत ग्रामों शब्द का क्यों प्रयोग किए? परंपरागत ग्रामों का अर्थ होता है कि जो नगरों से थोड़ा दूर है। अब नगरों के जो पास रहेंगे तो उनमें नगरीय परिवर्तन, नगरों में होने वाले परिवर्तन, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे स्त्रियों की परिस्थिति में होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में, आधुनिकीकरण के कारण नई शैक्षणिक प्रणाली हो, उसका प्रभाव हो, आंदोलनों का प्रभाव हो, तो जो ग्राम नगरों के से सटे होते हैं उनमें इस तरह की हवा बयार जो होती है वो पहले पहुंचती है, और दूर जो रहते हैं उसमें थोड़ा परंपराओं का बोलबाला बना रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसमें आधुनिकीकरण का प्रभाव नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा कम होता है। तो संयुक्तता अधिक है, और औद्योगिकरण, नगरीकरण और पश्चिमीकरण से प्रभावित ग्रामों में एकलता अधिक है। ठीक है, एकलता अधिक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, एकलता अधिक है मतलब संयुक्तता 0 नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो पति पत्नी और अविवाहित बच्चे वाले परिवारों की संख्या 60% हो तो बाकी 40% संयुक्त परिवार होगा, 70% हो तो संयुक्त परिवार 30% होगा, बट संयुक्त परिवार है। ठीक है, कट ऑफ पॉइंट जो मैं कह रहा हूं वो यही वेरी करता है, 60, 70, 50, ये वेरिएशन है। आप ये सोच रहे होंगे कट ऑफ पॉइंट को हम कैसे किस रूप में समझें, तो कट ऑफ पॉइंट का अर्थ यही है कि नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली प्लस माइनस हो सकती है, और वो अगर प्लस होगी तो संयुक्त परिवार कम होंगे, वो अगर माइनस होगी तो संयुक्त परिवारों की संख्या ज्यादा। ठीक है, नंबर 3, परंपरागत संयुक्त परिवार का आकार छोटा हो गया है। पहले गांवों में भी आप देखिए, हिंदू परिवारों में भी 6, 7, 8 बच्चे तो नॉर्मली होते थे कि नहीं होते थे? होते थे ना नम्रता? यस सर। लेकिन अब उस पर काफी हद तक उस तरह के आकार में पर एक तरह से परिवर्तन आया है। तो अब बहुत होता है 3 बच्चे 4 बच्चे, अगर ट्रेडिशनल है तो भी 4 बच्चे, और मॉडर्न है तो हम 2 हमारे 2। चौथा पॉइंट, जब तक लोगों में पुराने सांस्कृतिक मूल्य बने रहेंगे, संयुक्त परिवार ब्रैकेट में प्रकारात्मक प्रकार समाज में अस्तित्वमान रहेगा। ठीक है, एक जो परिवर्तन हुआ है, देखिए संयुक्त से समझिए जरा इसको, एक तो संयुक्तता का जो विषय था उससे जो मामला गया है वो संक्रमण की ओर बढ़ा है, ट्रांजिशन जिसको आप कहते हैं। तो ये संक्रमण क्या है? इस संक्रमण को हम कैसे लिखेंगे, उत्तर में कैसे समाविष्ट करेंगे? तो लिखिए इसमें पॉइंट नंबर 5, परंपरागत से संक्रमण परिवार की ओर परिवर्तनों में स्थानीय निवास के प्रति प्रवृत्तियां, कार्यात्मक, कॉमा देके लिखिए, कार्यात्मक संयुक्तता, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए, हिंदी टर्म का सही प्रयोग करिए। संघ लोक सेवा आयोग एक निर्धारित मानदंड की अपेक्षा आपसे करता है,
और हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों की हिंदी इतनी गड़बड़ होती है कि अगर वो उसको दुरुस्त कर लें, उसको सही कर लें, उस पर काम कर लें, तो जो ये हिंदी मीडियम के सफलता का रेट गिरा है उसका 80% कारण होगा। 20% और भी हो सकता है, वो हम और आप जानते हैं, उससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन 70 से 80% अभ्यर्थी के लेवल पर है। क्योंकि जो टेस्ट अभी कई कॉपियां हमने हिंदी मीडियम की चेक की हैं, हिंदी देखकर बड़ा पीड़ा होती है कि इस तरह से अगर आप लिखते होंगे मुख्य परीक्षा में और मुझे ही नंबर देना हो, अगर मैं हाइपोथेटिकली कहूं, अगर मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूं तो शायद मैं नंबर नहीं दे पाऊं, देना चाहूंगी तो नहीं दे पाऊंगा। अब जो है क्या लिखा नम्रता, कार्यात्मक संयुक्तता, कॉमन, व्यक्तियों की समानता। अब ये सारी चीजें उस संक्रमण ट्रांजिशन फैमिली को, ट्रांजिशन फेज की कर रही है कि जो संयुक्तता संक्रमण के दौर से गुजर रही है, तो ये जो ट्रांजिशनल फेज है ना, जो ट्रांजिशनल फैमिली आप कह सकते हैं, क्योंकि संयुक्तता के कुछ गुण वो खो रही है तो संक्रमण का शिकार हो गई। ठीक है, आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहा, मान लीजिए किसी बीमारी के चपेटे में आ गया, तब किसी न किसी चीज का संक्रमण हो गया। तो जब संक्रमण होता है तो शरीर में थोड़ी बहुत जो बीमारी रहती है तो कुछ उसके फीचर्स उभर कर आते हैं, तो परिवार भी संक्रमित हो गया। अब परिवार जब संक्रमित हुआ तो जाहिर सी बात है परिवार के परंपरागत कुछ प्रकारों में और स्वरूप में परिवर्तन आएगा। तो वो पॉइंट वॉज वही लिखवा रहा हूं आपको, कॉमा, स्त्रियों के लिए समान परिस्थिति पहले नहीं थी परंपरागत परिवार में, क्योंकि पितृ सत्तात्मक संरचना थी भारतीय परिवारों में। अब क्या है, ट्रांजिशनल फैमिलीज में इक्वल स्टेटस, समान महिलाओं की परिस्थिति पुरुषों के समान है। इस तरह की चीजें एक नई विचार की और व्यवहार भी स्थापित होने लगा। कॉमा, अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदस्य के अवसरों में वृद्धि। और परिवार मानदंडों का कमजोर होना सम्मिलित है। ठीक है, सम्मिलित है। अब हमने रमेश और महेश का आपको उदाहरण दिया। ठीक है, समझिए जरा सा बात को, संयुक्तता को बनाए रखने के लिए वो कौन से फेविकोल हैं, वो कौन से कारक हैं जो संयुक्तता को बनाए रखते हैं, वो कौन से परंपरागत मूल्य, कौन से ट्रेडिशनल वैल्यूज है। एक्चुअली वो मूल्य हैं क्या जो नर्चर करते हैं, जो परिवार को पोषित करते हैं, जिन्होंने पोषण किया है। वैश्वीकरण ने कम हमला किया, समलिंगी लड़के का विवाह लड़के से, लड़की लड़की से विवाह कर रही, उसके बाद भी संयुक्त परिवार बचा हुआ भारत में, उसके बाद भी लिविंग रिलेशनशिप है। ठीक है, समाज में इतने सारे कारक उभर कर आए हैं विगत 3 दशकों में, उसके बाद भी परिवार रूपी संस्था और समिति खड़ी है। झटका लगा है, क्षतिग्रस्त हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप समझिए जरा सा, मैंने जो आपको बताया कि इन सारी चीजों के बाद भी अगर ये बनी हुई है, ये मूल्य, कोई तो ऐसा मूल्य रूपी ईंधन है जो इसकी रक्षा कर रहा है। वो परंपरागत मूल्य कौन से हैं? पहला है पुत्रों का वंशगत लगाव। ठीक है, आप देखिए कि जो लोग थोड़े पारंपरिक मूल्य वाली, अभी नई जनरेशन में भी पारंपरिक मूल्यों से लगाव वाले लोग हैं, नई जनरेशन में भी, नई पीढ़ी में भी, वो एक बहुत बड़ा, वो लगाव बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जिसके नाते
पोषण हो रहा है, जिसके नाते संयुक्त परिवार की संपूर्ण संरचना आज भी दृष्टिगत होती है। दूसरा, कुछ भाइयों की आर्थिक रूप से जीने योग्य क्षमता की अयोग्यता। ठीक है, कुछ भाइयों की आर्थिक रूप से जीने योग्य क्षमता की अयोग्यता। 5 भाई हैं, मान लीजिए 3 कमा रहे हैं या 4 कमा रहे हैं, या एक मान लीजिए किसी कारण से कमा नहीं पा रहा है या किसी शारीरिक दिव्यांगता का शिकार है, तो वो जो पारंपरिक मूल्य हैं वो बाकी तीनों भाइयों या चारों भाइयों के अंदर एक बोध पैदा करते हैं कि उसको किसी तरह का, उस भाई को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो पाए, तो वो संयुक्तता को बनाए रखता है, पोषित करता है। तीसरा, वृद्धावस्था के पुरुषों और स्त्रियों का बहुत कम। ठीक है, अब आप देखिए, यह वह फैक्टर है ना, जिसने भी क्या किया है, संयुक्तता को, संयुक्त परिवार की संरचना को बनाए रखने में योगदान किया है ना। वृद्धावस्था के पुरुषों और स्त्रियों का बहुत कम होना। अब मान लीजिए किसी के परिवार में केवल माता जी बची हैं या पिताजी बचे हैं, तो व्यक्ति क्या सोचता है कि हम कमा रहे हैं, अरे कमा के ही क्या करेंगे भाई, हम बाबूजी को सेवा नहीं कर पाएंगे, बाबूजी को सुख नहीं दे पाएंगे, ये भी भावना है। अब इसका उल्टा भी हो रहा है। ठीक है, तो नगरीय संस्कृति में तो ये है कि बाबूजी को कहां भेज दें, बाबूजी को भेज दें ओल्ड एज होम। लेकिन मैंने कहा कि परंपरागत मूल्य, ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही कहा आपसे कि ये परंपरागत मूल्य नहीं है कि बाबूजी को ओल्ड, डैडी को, नगर में तो डैडी और पापा या पॉप्स, एक फैशन है, पॉप्स कहते हैं, गनीमत है, पापी नहीं कहते। वो कुछ दिन में वो भी कहने लगेंगे, बट कहने लगेंगे भाई, क्या भरोसा है ना। गांव का बच्चा नगर जाता है तो उसको शर्म आती है, गांव में कहता था बाबूजी पिताजी, और सीख जाता है तो वो भी पहले पापा पर आता है, डैडी पे आता है, फिर पॉप्स पे आ जाता है। ठीक है, पूछने में पर वो कहेगा अरे भाई लीजिए, कुछ कुछ होता में है, शाहरुख खान ने हमसे कहा था, शाहरुख खान अपने पिता को पॉप्स कह रहा था, हम भी कह रहे हैं, तो क्या कर लीजिएगा आप उसका, सिवा चुप होने के। तो ये कुल मिलाकर जो सो कॉल्ड आधुनिकीकरण है उसका प्रभाव है ना। तो वृद्धावस्था में नगरों में ओल्ड एज होम में छोड़ने की परंपरा है। एक चीज और है, अभी मैं यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आपको कोट करना चाहता हूं कि कोविड-19 महामारी, देखिए मैंने इंग्लिश मीडियम के बैच में भी कहा था, और मुझे कहते हुए मुझे और मेरी संस्था को इस बात का संतोष है कि कोविड महामारी पर जो प्रश्न इंग्लिश मीडियम के बैच में मैंने कराया था एज इट इज वो पूछा गया है आईएएस परीक्षा में, और आप लोग जानते होंगे कि 80% प्रश्न हमारे क्वेश्चन आंसर से ही आए हैं, 80%, और वो ब्लैक एंड व्हाइट में उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं, विज्ञापन कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप आईएएस का पेपर निकालिए और हमारे जितने लेक्चर्स हुए हैं क्वेश्चन आंसर के, उसके निकाल लीजिए आप। मैक्स वेबर पर मैंने स्ट्रेटिफिकेशन का सवाल दिया था, एज इट इज आ गया। इस तरह से मतलब वर्ड टू वर्ड आया। कुछ बच्चों ने कहा सर आप कहीं आईएएस का पेपर तो नहीं बनाए, भाई हम क्यों बनाएंगे, हमारी तो अभी उतनी अकादमिक वो सीमा, उस सीमा तक अभी हम नहीं पहुंचे, है ना। मजाक में ही बच्चों ने कहा, बट वो कह रहे थे कि लैंग्वेज टू लैंग्वेज कैसे आ सकता है। तो बात इसकी नहीं है, बात ये है, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि चेंज आईएएस जो है एक पूरी प्रतिबद्धता और एक प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ हमारे जितने भी एजुकेटर्स हैं वो काम करते, मेहनत करते हैं। और क्योंकि मैं भी उस टीम का हिस्सा हूं, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें आपको, आप भी एक मंशा के साथ आए हैं, जुड़े हैं, तो आपको प्राप्त होना चाहिए जो आपको संघ सेवायोग की मुख्य परीक्षा में काम आए। ठीक है, अगला पॉइंट, श्रम इकाई के आधार को संगठित करने के लिए, नोट कर लीजिए, श्रम इकाई के आकार को संगठित करने के लिए भौतिक प्रोत्साहन आवश्यक है, क्योंकि वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पन्न करने के लिए आवश्यक पूंजी का प्रमुख भाग
इसी में होता है। और लोगों को परिवार श्रम पर निर्भर रहना पड़ता है, और लोगों को परिवार श्रम पर निर्भर, आप समझिए सरल भाषा में, ये तो लिखने वाली भाषा हो गई, इसको लिखेंगे नंबर मिलेगा। अब समझाता हूं सरल भाषा में। एक खेत है ग्रामीण परिवेश में, ठीक है, या कोई बिजनेस है, तो आप देखिए खेत पर जब बुआई या कटाई होती है उस समय सबसे अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, होती कि नहीं होती है नम्रता? यस सर। तो मालूम पड़ा कि परिवार में महिलाएं भी जुट जाती हैं, खेत पर पहुंच जाती हैं, और वो जो भी कर सकती है, जिस कार्य को करने में दक्ष हैं, वो उस रूप में अपनी सहभागिता निभाती है पुरुषों के साथ। पुरुष तो सभी लग ही जाते हैं। इलाहाबाद और दिल्ली में तमाम ऐसे विद्यार्थी मुझे मिले, रोचक है ये, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, लेकिन जब उनके घर में मालूम पड़ा कि बहुत खेती होती है, जब बुआई या कटाई होती है तो एक हफ्ते चले जाते हैं गाँव में। क्यों? वहां बाबूजी अकेले पड़ जाएंगे, है ना? प्रकारात्मक एकता, देखिए बॉन्डिंग, आप देखिए वो एक हफ्ता चला जाता है और तैयारी कर रहा है। अब ये अलग चीज है, परीक्षा का समय नहीं हो, परीक्षा आसपास ना हो, ये सारी चीजें उसमें मैटर करती, बट वो चला गया, एक सपोर्टिंग डिवाइस के रूप में चला गया कि वो एक हफ्ता रहकर सहयोग कर सकता है, ठीक है। और इस पॉइंट में जो बात कही गई है कि वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पन्न करने के लिए आवश्यक पूंजी का प्रमुख भाग इसी में होता है, ठीक है, और लोगों को परिवार श्रम पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया वो फेविकोलिंग की बात, जो परिवार को जोड़ने का काम करते हैं, संयुक्तता को बनाए रखने का काम करते हैं। इससे ज्यादा आपको कुछ लिखना नहीं है, इसलिए पूरी रामायण में मत जाइएगा, प्रोफेशनली खाली पढ़िए आप कौन से फैक्टर है। सोशियोलॉजी में ढेर सारी चीजें, तो उस झंझट में आपको नहीं पढ़ना है। अब आइए हम कुछ प्रमुख कारकों की बात करते हैं जो संयुक्त परिवार को सीधे सीधे जिम्मेदार हैं तोड़ने के लिए। पहला, समझिए, तनाव जो पैदा होता है, ये परिवार को तोड़ने वाले कारक। तोड़ना नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिए आप, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, विघटित करने वाले कारक, शब्दावली का ध्यान रखिए, टर्म्स का ध्यान रखिए, परिवार को विघटित करने वाले। थोड़ा सा चारा फेंका जाता है भाई, आप भी चारा फेंको ना एग्जामिनर के सामने, सब एग्जामिनर थोड़ी करेगा, तो विघटित करने वाले कारक। So you have to under this topic you have to discuss, you have to focus your entire writing about those factors which are responsible for the disorganization of the family. Okay, तो परिवार और खासकर ज्वाइंट फैमिली, तो ज्वाइंट फैमिली को तोड़ने वाले पहला जो है, दो भाइयों के बीच की आमदनी में अंतर। आप नोट करते चलें, है ना, बाद में उसको फेयर कर लीजिएगा। दो भाइयों की आमदनी में जब अंतर होता है तो दो स्टेज होती है। पहले स्टेज में तो एक समायोजन होता है, लेकिन बाद में तनाव बढ़ता है और उससे परिवार में विघटन की स्थिति पैदा होती है। तो गांव में क्या होता है, बाबूजी हमारा हिस्सा लग गए, क्या बोलते हैं, बाबूजी हम नहीं रह पाएंगे, हमारा हिस्सा वहां अलग कर, है ना, माँ हमारा हिस्सा अलग कर, ऐसे ही बोलते हैं राजकुमार। जी सर। तमाम जो विद्यार्थी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के, वो इस चीज से अवगत होंगे। पॉइंट नंबर 2, उस मूल दंपति की मृत्यु जो आर्थिक शक्ति लिए रहता है तथा उसके पुत्रों और उसकी पत्नियों की अयोग्यता अक्षमता, जिससे वे पैतृक दंपति की भूमिका निभा सके। बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उस मूल दंपति, रूट कपल जिसको कहते हैं,
की मृत्यु, जो आर्थिक शक्ति जिसके पास होती है, आर्थिक शक्ति लिए रहता है, तथा उनके पुत्रों और उनकी पत्नी की अयोग्यता, अक्षमता, जिससे वे पैतृक दंपति की भूमिका निभा सके। पिताजी, रमेश के पिताजी बहुत व्यवस्थित तरीके से परिवार को बांध कर चलते थे। मृत्यु हो गई रमेश के पिताजी की। अब माताजी के अंदर वो परिवार को होल्ड करने की क्षमता नहीं, और बाकी जो भाइयों की पत्नियां हैं उनके अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट पैदा होने शुरू हो गए, और वो विघटन का कारण बनते हैं। तो वो अक्षमता को दर्शाता है कि वो पैतृक दंपति बन सके, यानी कि सशक्त पिता के उस पारिवारिक संगठनकर्ता की भूमिका को वो निभा सके बेहतर तरीके से। ये एक चीज आपको। तीसरा, परिवार श्रम पर निर्भर रहने का प्रोत्साहन नगदी के बंधन के उदय के कारण गायब हो रहा है। ठीक है, परिवार श्रम पर रहने का प्रोत्साहन। पूरा परिवार खेती में करता था। कुटीर छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं खेती के अलावा भी, आप देखिए उसमें पूरा परिवार मोर और लेस कंट्रीब्यूट करता है। तो परिवार श्रम पर रहने का जो प्रोत्साहन था, अब क्या है, 5 भाई हैं, वो सोचते हैं कि परिवार वाले भी एक ही बिजनेस पे हम क्यों डिपेंडेंट रहे, हम इंडिपेंडेंटली अपना श्रम बेचेंगे तो हम 500-400 रुपया पर डेली शाम को 5 बजे हमको मिल जाएगा। तो जो नगदी कैश नेक्सस का इमरजेंस हुआ है, नगदी प्राप्ति, कैश अचीवमेंट, कैश नेक्सस जिसको कहते हैं, उसके कारण भी वो परिवार श्रम की जो पूरी एक स्वरूप था उसमें काफी बदलाव आया है, और उससे फिर टूटन होना शुरू हो गया। चौथा और आखिरी, सामाजिक सुरक्षा संबंधी बचत की प्रथा तथा सेवानिवृत्ति के बाद भी लोगों की आमदनी कमाने के अवसर भी संयुक्त परिवार व्यवस्था को एकलीकरण की ओर ले जा रहे हैं, एकलीकरण की ओर ले जा रहे हैं। अब सेवानिवृत्ति हो गई, ठीक है, तो या सामाजिक सुरक्षा संबंधी जो बचत की प्रथा है, तो जब रमेश जो मैंने उदाहरण दिया, अगर वो सरकारी नौकरी कर रहा है दूसरे स्टेट में, तो सामाजिक सुरक्षा में जाहिर सी बात है उसका कुछ फंड होगा। तो जब सेल्फ इंटरेस्ट आता है, जब क्रिएट होने लगता है, या मैंने जो पॉइंट नंबर 2 आपको बताया कि मूल दंपत्ति या पैतृक दंपत्ति का न होना, एक होल्डिंग जिसकी होती है वो नहीं होता है, तो सेल्फ इंटरेस्ट काम करने लगता है। तो वैसे में सेवानिवृत्ति के बाद फिर लोग लौटते नहीं अपने। मैं तमाम लोगों को जानता हूँ जो जाके बसे, शुरू में उनकी संयुक्तता बनी रही, लेकिन जब बाबूजी नहीं रहे या बाबूजी माताजी नहीं रही, तो फिर उनका लगाव कम हो गया। या तो उन्होंने अपने गांव की संपत्ति अपना हिस्सा बेच दिया, और जहां पर वो नौकरी कर रहे थे वहीं पर, वहां अगर फॉर्मल सेक्टर में थे तो रिटायरमेंट के बाद वो दूसरे प्राइवेट फर्म से जुड़ गए, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद भी आमदनी का अवसर बना रहे। तो फिर उनका वो जो संयुक्तता है वो टूट जाती है, फिर एकलता बढ़ती है। तो वहां पर संयुक्तता का जो कट ऑफ पॉइंट है वो मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि वहां पर एकलता क्या है, वो बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हो गया संरचनात्मक परिवर्तन। आइए दूसरा जो परिवर्तन है वह अंतःक्रियात्मक परिवर्तन है। इसको कहते हैं इंटरैक्शनल चेंजेस। क्रियात्मक परिवर्तन, पहला था संरचनात्मक परिवर्तन, और ये दूसरा है अंतःक्रियात्मक परिवर्तन। ठीक है, देखिए अंतःक्रियात्मक अंतर पारिवारिक संबंधों को 3 स्तरों पर हम लोग देख सकते हैं।
पहला पति पत्नी के बीच जो संबंध होता है ये पहला है, नोट करते चलिए आप, है ना। अंतःक्रियात्मक परिवर्तन, यानी पहले तो ये समझना पड़ेगा ना कि परिवर्तन को समझने के पहले थोड़ा सा नटशेल में हम आपको बता देते हैं कि अंतःक्रियात्मक संबंध क्या होते हैं, फिर आपको परिवर्तन फट से समझ में आ जाएगा। तो पहला है अंतःक्रियात्मक संबंध में पति पत्नी के संबंध, ठीक है। फिर माता पिता और संतान के संबंध, ठीक है। क्लियर है ना वरुण? जी सर क्लियर है। हाँ, माता पिता और संतान के संबंध, बहू और सास ससुर के संबंध, ठीक है। ये संबंध, इसका जो पति पत्नी के संबंध है, इसी में आगे आप लिख लीजिए, गुडे गुडे और कपाड़िया ने इस स्तर का अध्ययन किया, यानी कि पति पत्नी के बीच के संबंधों का मूल्यांकन किया गुडे और कपाड़िया ने। जो निर्णय करने की शक्ति का विभाजन, जो निर्णय करने की शक्ति का विभाजन, कॉमा पत्नी की मुक्ति, पत्नी की मुक्ति मतलब किससे? पति से नहीं, पितृसत्तात्मक संरचना से, है ना। जो शक्तिविहीन महिलाओं की परिस्थिति थी, शक्तिविहीनता के रूप में, उससे मुक्ति, और निकटता में परिवर्तन का संकेत करता है। ठीक है। यद्यपि पति की साधक भूमिका अभी भी दृष्टिगत होती है, और पत्नी भी अभिव्यक्ति की भूमिका का निर्वहन कर रही है। ठीक है। पति से पत्नी की ओर शक्ति का झुकाव, पर स्ट्रॉस का अध्ययन सांस्कृतिक मूल्य सिद्धांत की अपेक्षा संसाधन सिद्धांत पर आधारित संकल्पना का समर्थन करता है। उसने पाया कि मध्यम वर्गीय पति
श्रमिक वर्ग पति से की तुलना में अधिक प्रभावी शक्ति रखता है। अतः स्ट्रॉस के अध्ययन से स्पष्ट है कि एकाकिकता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियरिटी, एकाकिकता और निम्न सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, एकाकिकता और निम्न सामाजिक आर्थिक परिस्थिति दोनों ही पति की शक्ति कम करने से संबद्ध है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पैरा चेंज। कैथरीन गफ और मैकिन मैरियट ने माता पिता और बच्चों के बीच के संबंधों का चार आधार पर पहला, सत्ता धारण करने, समस्याओं की चर्चा की आजादी, समस्याओं पर चर्चा की आजादी, कॉमन बच्चों द्वारा माता पिता का विरोध और दंड देने के तरीकों के संदर्भ में मूल्यांकन किया है। परंपरागत परिवार में मुखिया पिता के हाथ में ही शक्ति और अधिकार रहते थे और हैं। और वही बच्चों के परिवार की शिक्षा, व्यवसाय, विवाह और जीवन के विषय में सभी निर्णय करता रहा है। कपाड़िया और मार्गरेट पोमेक ने अपने अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट किया कि बच्चे पहले की तुलना में अब अधिक स्वतंत्र हैं। कुछ वैधानिक प्रावधानों ने भी बच्चों को अपने अधिकार मांगने की शक्ति से युक्त किया है। और ये इसी कारण से माता पिता बच्चों को दंड देने के पुराने तरीकों को नहीं अपनाते।
अब आइए तीसरे प्रकार की ओर थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए। यहां तक क्लियर है ना? देखिए हम आपको डिक्टेट भी कर रहे हैं लेकिन इसमें क्लियर भी हो जा रहा है। जी सर क्लियर है। सास ससुर और बहू में शिक्षित बहू वर्तमान परिदृश्य में ससुर से पर्दा नहीं करती, वह न केवल पारिवारिक मामलों पर बल्कि राजनीतिक आर्थिक मामलों पर भी ससुर के साथ चर्चा करती है। अब इसमें थोड़ा कंक्लूजन आप इस तरह से लिख सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि युवा पीढ़ी अब अधिक व्यक्तिवादी होने का दावा करती है, यह भी सत्य है कि रक्त मूलक संबंध विवाह मूलक संबंधों के समक्ष महत्वहीन होते जा रहे हैं। देखिए आप दामाद की इज्जत कितनी ज्यादा होती है ना। दामाद का दखल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बेटे का दखल अपने परिवार में कम हो गया है। ठीक है। संस्कृति और वैचारिक तत्वों के साथ साथ संस्कृति और वैचारिक तत्वों के साथ साथ संसाधन तत्व भी संबंधों को प्रभावित करता है। ठीक है। तो आप देखिए कि ये जो पूरा हमने आपको लिखवा भी दिया और इन तीनों ही अंतःक्रियात्मक जो परिवर्तन के जो पैरामीटर्स थे कि पति पत्नी के संबंध के आधार पर इस अंतःक्रियात्मक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को हमने समझने का प्रयास किया है ना। और हमने ये बताने का प्रयास किया स्ट्रॉस के अध्ययन के आधार पर कि किस तरीके से एकाकिकता और निम्न सामाजिक स्थिति है ना, ये दोनों ही पति की शक्ति को कम करने से जुड़ी हुई है। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा माता पिता और संतान के संबंध। तो अब पहले की तरह पारिवारिक नियंत्रण कमजोर हुआ है, माता पिता का नियंत्रण कमजोर हुआ है। नॉर्वे में तो अगर माँ बाप बच्चे को, नॉर्वे देश, वहां अगर माता पिता अगर अपने बच्चे को एक थप्पड़ एक पिटाई कर दें और वो बच्चा रोने लगे चिक चिक के और पड़ोसी सुन ले और वो अगर पुलिस को रिपोर्ट कर दे तो माता पिता को जेल में। और आप में से तमाम लोगों की बचपन में कितनी कुटाई हुई होगी, है ना। अब आप कंपेयर कर लीजिए। लेकिन उसमें परिवर्तन आया है। पहले गांव में जो माँ साहब होते थे तो मास्टर साहब कान पकड़ के खींचते थे। आपको याद होगा तमाम लोग जो गांव में पढ़े हैं, अब तो खैर उस तरह के टीचर्स नहीं रहे, वो भी अब थोड़े से मॉडिफाई हो गए हैं। बट वो जो था वो एक तरह की साइंटिफिक एक्सरसाइज थी, है ना। तो वो सारी चीजें अब कम होती जा रही है। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी माता पिता और संतान के संबंध तमाम वैधानिक उपाय भारत में भी आ गए कि अब दंड देने के जो परंपरागत तरीके थे माता पिता ने उसको बदल दिया है या कम कर दिया है। और उसी प्रकार अब जो लड़की ब्याह करके आती है अपने ससुराल, वो एजुकेटेड होती है, शिक्षित होती है। परंपरागत बहू जो यहां तक पल्लू निकाली रहती थी, अब वो पल्लू नहीं निकालती, घूंघट में नहीं रहती, जीन्स पहनती है, साथ बैठती है, साथ डिनर टेबल पे बैठती है, साथ भोजन करती है, तमाम मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर अपने ससुर के साथ खुलकर परिचर्चा करती है। और बहुत सारे परिवारों में बहू को बेटी के समान स्नेह भी मिलता है। ठीक है।
तो ये जो चीजें हैं, ये जो पूरा परिदृश्य है अंतःक्रियात्मक आधार पर, ये परंपरागत अंतःक्रियात्मक संबंध और वर्तमान परिवर्तित होता परिदृश्य, ये है परिवर्तन का घोतक है, यह परिवर्तन को दर्शाता है। मैं समझता हूं कि आज का व्याख्यान जो भारतीय परिवारों की संयुक्तता में परिवर्तन और भारतीय परिवार का जो भविष्य है, जो उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, है ना, तो भविष्य की चर्चा थोड़ी सी हम और आगे अपने अगले व्याख्यान में करेंगे, लेकिन जो परिवर्तन की बात थी और जिस पर प्रश्न आता ही आता है मोर और लेस, वो आपको स्पष्ट हो गया। थैंक यू।